CAPF AC 2022 का फॉर्म अब बस 3 डेज में यानी कि 20 अप्रैल को आ रहा है। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए हैं, कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत एक तरह से अभी आपके पास है, रेडी होना चाहिए। कुछ जो है वो आपको जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाते हो, जब आपके पास DAF फिल करने का आता है, उस समय जरूरत होती है। और कुछ जो होता है वो आपको इंटरव्यू के टाइम में एक्चुअल में जो आपको डॉक्यूमेंट शो करोगे वो 2 प्लेसेस पे, एक तो जब आप फिजिकल और मेडिकल के लिए कॉल किए जाओगे तब, और एक जब इंटरव्यू में आप जाओगे तब। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके प्रॉपर वे में होने चाहिए। सम टाइम आप एवरी इन द सेंस, सम टाइम नहीं, एवरी टाइम आप देखते हो रिजल्ट जब भी पब्लिश होता है, आप देखना किसी भी ईयर का जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो रिजल्ट होता है वो प्रोविजनल में रखा जाता है। अब प्रोविजनल में रखा जाता है उसके कारण तो टेंशन होता ही है। हर कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी आप टेंशन में होते हैं। जिनका प्रोविजनल में, तो उनके पास क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, कहीं आपका कुछ पार्ट मिसिंग है। तो जो मिनिमम जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स किनको जरूरत होती है, एक तरह से सबसे कम डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जो UR में है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनको मिनिमम नंबर की जरूरत होती है। तो जो डॉक्यूमेंट में जरूरत होती है, तो सबसे पहले क्या होती है आपकी जरूरत, एक तो 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10th ऑलरेडी आप लोग सब बहुत पहले ही पास कर चुके हो, तो 10th का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। वो किस लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। जो DOB आपका है, डेट ऑफ बर्थ और नेम का जो स्पेलिंग है वो आपका 10th के अनुसार होना चाहिए, जो 10th में सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट का होता है कि आपने सरनेम लिख दिया, कुमार कुमारी, ये व्हाट्सएवर, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट में मिसिंग है आगे में, तो आपका एक तरह से यूनिफॉर्मली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वो 10th सर्टिफिकेट, आई रिमेम्बर वन ऑफ द मेंटी, द कैंडिडेट हुम आई एम गाइडिंग, वो फाइनल उसका सिलेक्शन हो चुका था NDA में इन द से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम के कारण उसका सिलेक्शन एक तरह से रुक गया। तो आप ये कंडीशन आपके साथ न आए कि यदि आप एज ए सेलेक्ट हो जाओ और उसके कारण दिक्कत, डिफेंस फोर्सेस में होता है दिक्कत। इनफैक्ट समझ सकते हो, हमारे पूर्व आर्मी चीफ, यानी कि चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनके साथ प्रॉब्लम था, कोर्ट केसेस बहुत दिन चला। तो आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10th जो है सर्टिफिकेट वो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, और नेम जो है उसी फॉर्म में होना चाहिए, पहला 10th। अब दूसरा जो है, ये 10th क्या है, डेट ऑफ बर्थ के लिए मेनली, और नेम आपका जो भी है। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो लेकिन ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इस एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट आप बनना चाहते हो तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। लेकिन कुछ लोग जो है एपियरिंग में है, मान के चलो एपियरिंग एस्पिरेंट के लिए जो है अभी आपके पास ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं होती है, इन द सेंस जो ऑलरेडी है उनके पास तो है ही है। यदि आप अभी एपियरिंग में हो तो आपका जो लास्ट डेट जब DAF फिल करना होगा, मान के चलो कि आपका रिटेन का जो रिजल्ट आएगा समवेयर आपका अक्टूबर में आएगा, तो अक्टूबर एंड से आपका या नवंबर फर्स्ट में आपका DAF फिल करने का होगा। तो DAF फिल करने के लास्ट डेट के पहले आप तक आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो है वो सबके लिए आवश्यक है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जैसे हर साल ऐसे होते हैं, 2 4 5 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक्चुअल में अपियरिंग में होते हैं, लेकिन DAF फिल करने के लास्ट डेट तक उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, यानी कि वो प्रूफ नहीं दे पाते हैं कि हम पास हो चुके हैं। तो हर साल ऐसे कैंडिडेट होते हैं वो। तो एक आपका ये चाहिए 10th का, उसके बाद ग्रेजुएशन, ये सबके लिए चाहिए। और एक फोटो ID,
ये फोटो आईडी भी जब आप फॉर्म फिल करते हो उस समय चाहिए। उस फोटो आईडी में क्या होना चाहिए, या तो आधार होना चाहिए, या वोटर आईडी होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या कोई अदर जो फोटो आईडी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है वो चाहिए। और उसका नंबर आपको फॉर्म फिल करने वक्त डालना पड़ता है, और उसका जो पीडीएफ भी है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसी फोटो आईडी को लेकर के जाते हो। तो ये जो मिनिमम 3 है एक तरह से, ये सबके लिए जरूरत है। 12th वाला का जरूरत नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन कोई ग्रेजुएशन किया है तो 12th आपके पास है। इन द सेंस अब 12th का क्यों एक तरह से जरूरत नहीं पड़ता, देखो इसका कारण क्या है। कुछ लोग सपोज है कि डिप्लोमा कर लेते हैं, 10th किए उसके बाद डिप्लोमा कर लिए, और डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किए या टेक्निकल कुछ और कोर्स किए, तो उनके पास तो 12th नहीं है। तो 12th का मिनिमम जरूरत नहीं होता है ये सबको, क्योंकि कुछ लोग 12th नहीं किए हुए हैं, डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, 10th का चाहिए और एक फोटो आईडी चाहिए। ये आपका सबके लिए हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट यदि हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 जो 22 यानी कि ये जो 31 मार्च 22 को जो बीता फाइनेंशियल ईयर, उसके इनकम एंड एसेट्स, तो इनकम एंड एसेट के आधार पे आपका होता है। तो इनकम और एसेट के आधार पे जो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के इनकम और एसेट के आधार पे जो बना हुआ है, जो कि वैलिड किसमें हो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वैलिड हो, वो आपका होना चाहिए। और वो भी जो इशू होना चाहिए, तो देखो फाइनेंशियल ईयर ये जो 21-22 है वो आपका 31 मार्च 2022 को वो बीता। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्चुअल में 1 अप्रैल से लेकर के आपका 9 मई के बीच का होना चाहिए। तो अभी तक आपने नहीं, उसके संबंध में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है। तो यदि अब तक आपने नहीं बनाया है तो अभी आपके पास 9 मई तक का टाइम है, उसमें आप बना सकते हो। अब जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट का इन जनरल होता है कि लास्ट 3 इयर्स के इनकम के आधार पे वो आपका बना हुआ होना चाहिए कि लास्ट 3 इयर्स का इनकम जनरली ये है कि ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जो ओबीसी में है लिटिल ओल्डर भी रहता है तो समटाइम वो चल जाता है। लेकिन इट्स बेटर है ना कि अपडेटेड सर्टिफिकेट जब भी रहे, अपडेटेड सर्टिफिकेट जितना हो तो उतना फायदा होता है। फिर अननेसेसरी वही है प्रोविजनल में रखा जाता है। तो आपका एक तरह से लास्ट 3 इयर्स के इनकम के आधार पे बना हुआ होना चाहिए। तो उसमें भी यदि आपका पुराना है या जो भी है तो इट्स बेटर है कि नया उसको भी बना लो। तो इनकम क्राइटेरिया के आधार पे जो है वो उसको बना लोगे। जो SC ST कैंडिडेट हैं, तो SC ST कैंडिडेट का एक तरह से उसमें ईयर का कोई मायने नहीं रखता है, वो पुराना है जितना भी पुराना कोई नहीं। क्योंकि देखो SC ST में क्राइटेरिया चेंज नहीं होता है इन द सेंस कि वंस यू आर इन ST फॉर एग्जांपल, हाँ अब ये ध्यान रखना होगा कि आप सेंट्रल लिस्ट में हो, SC या ST जो भी है तो उसके सेंट्रल लिस्ट में आप हैं, तो वो आपका रिकॉग्नाइज होता है। अब कुछ देखो क्या होता है ना कि जो ओबीसी SC ST ये सब हैं, तो एक स्टेट लिस्ट होता है एक सेंट्रल लिस्ट होता है। तो स्टेट में यदि आप ST में हो या SC में हो लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में मान्य नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो SC ST वाला कोई भी सर्टिफिकेट। अब देखो एक सिविलियन सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वो जो ऑलरेडी जॉब में हो या इन द सेंस, तो जो सेंट्रल सिविलियन जॉब में हो तो उनको अप टू 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए इन द सेंस इस समय नहीं, लेकिन जब आप फाइनली इंटरव्यू में जाओगे तो उस समय तक होना चाहिए। और जो आप जॉब में हो कहीं भी, या तो आप प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी जो भी प्रॉपर है उसमें हो, या फिर आप गवर्नमेंट में हो, तो आपको एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एनओसी इस समय सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपको फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो। यदि आप में से कोई हो जो वर्किंग हो तो आपको ये करना चाहिए, एनओसी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और एनओसी जब भी, बहुत बार क्या होता है कि एनओसी आपको नहीं दिया जाता है, तो उस समय यदि एनओसी नहीं है आपके पास इंटरव्यू में तो आपको टाइम वो लोग देंगे कि सबमिट करो। यदि आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर ये रिजेक्ट होता है।
जो आप एक सर्विसमैन हो, तो एक सर्विसमैन का आप क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो इन द सेंस कि आप इन जनरल जो है पेंशन के हकदार हो जाते हो कि हम अब यदि छोड़ते हैं तो हमें पेंशन मिलेगा, या कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां की मेडिकली कैंडिडेट जो है अब वो उस लेवल का स्टैंडर्ड का फिट नहीं है, लेकिन फिर भी सीएपीएफ के फिटनेस के अनुसार वो एलिजिबल है, तो उसको भी एक सर्विसमैन में ट्रीट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। इन जनरल जो होता है ये देखोगे आप नोटिफिकेशन में, ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आप यदि पेंशन के हकदार हो, या तो गवर्नमेंट के साइड से आपको रिलीव किया जाता है या आप रिक्वेस्ट करते हो रिलीव करने के लिए, तो उसमें मिलता है। अब देखो, जो एक सर्विसमैन वाले में होते हैं, हर साल जो है एक तरह से सीट वैकेंट रह जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो मिनिमम पेंशन अर्निंग का जो टाइम होता है, तो सपोज कुछ जगह है 7 ईयर्स होता है, कुछ जगह 10 ईयर्स होता है, कुछ जगह सपोज 15 ईयर्स है, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल के पोस्ट में हो उसमें अनुसार। तो इस वजह से कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। तो जो सेंट्रल सिविलियन है और जो एक्स सर्विसमैन है, उनको क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलता है इन द सेंस कि यदि वो जनरल में है तो 25 ईयर्स है तो उनको 30 ईयर्स मिलेगा। जो ओबीसी में है तो उनको 25 ईयर्स इन नॉर्मल मिल रहा है, तो 5 ईयर्स, तो इसका मतलब है 33 ईयर्स। SC ST हैं तो उनको 35 ईयर्स, अप टू 35 ईयर्स, यानी कि ये कंडीशन है। तो ये सिचुएशन आपका है। तो आप ये करोगे कि अभी फिलहाल के लिए आपके पास मेनली 10th का होना चाहिए, एक फोटो आईडी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का यदि आप हो तो इस समय आपको एक्चुअल में है तो अपियरिंग में आप डालोगे हाँ हम इस स्ट्रीम में कंप्लीटेड है, और यदि नहीं है तो आपको अपियरिंग में डालोगे और वो आपका डीएएफ फिल करने के आखिरी तक होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, तो जो ओबीसी में हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट का वो लोग डेट मांगते हैं कि अभी ही कि कौन से डेट का आपका इशू है, इन द सेंस कि आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा, अदरवाइज फिर आप उसका मान्य नहीं होगा। अब ये देखो क्या होता है ना कि जो एस्पिरेंट जो रिजर्व कैटेगरी में है लेकिन वो जनरल कैटेगरी के कोटे पे क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका यदि सर्टिफिकेट मान्य भी नहीं होता है तब भी उनके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हर बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जिनका इशू है। तो अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो 10, 15, 20, 30 रैंक ले आया, तो वो सपोज ओबीसी कैंडिडेट है, लेकिन वो ओबीसी सर्टिफिकेट उसका बाद का है या जो भी है उसका वैलिड ना हो पाया, तब भी वो जनरल कोटे में वो आ जाएगा। लेकिन आप रिजर्व कोटे में ही सिलेक्शन हुआ है, फिर आपका सर्टिफिकेट यदि वैलिड नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पे क्वालिफाई हो, सिलेक्शन हो रहा है, तो इवन इफ योर certificate, your caste certificate, community certificate is rejected, then still not problem। तो अब ये देखो स्पेसिफिक जो है यहाँ इनकम सर्टिफिकेट आपकी जरूरत नहीं होती है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल जो ओबीसी में है तो उनको ओबीसी बनाने से पहले एक तरह से सर्टिफिकेट चाहिए होता है तीन। एक इनकम सर्टिफिकेट, एक आपका जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, और एक जो होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट। तीन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सिर्फ जो ओबीसी सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, तो उसी ओबीसी सर्टिफिकेट को फिल करना है। अब एससी एसटी में है तो एससी एसटी में भी देखो कि आपको इनकम का वहां कोई मायने नहीं रखता है, तो आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट एक तरह से कह सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट सेम है, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में वो डिपेंडिंग ऑन है कि आपके इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे और एसेट सर्टिफिकेट के आधार पे बनता है, या फिर डायरेक्ट जो है कि हाँ इनका इनकम और एसेट जो है इसमें से कोई क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करता है, तो ये ईडब्ल्यूएस है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अभी जिनका भी पुराना हो चुका है, ईडब्ल्यूएस वाले में खास करके ये प्रॉब्लम चल रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए जो जिसके इनकम के आधार पे, तो वो 21-22 होना चाहिए, यानी कि आप जो है 1 अप्रैल से लेकर के 9 मई के बीच में, तो इट्स बेटर है। अभी आपने नहीं बनाया है तो वो बना लो। ओबीसी में भी जिनका पुराना हो चुका है तो इट्स बेटर है अभी आप बना लो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये आपके सर्टिफिकेट इशूज डॉक्यूमेंट ये आपको जरूरत है। जब भी आपको जो भी है कुछ क्वेश्चंस क्यूरी या कुछ ऐसा रहता है तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो, जहां डाउट्स है हम कोशिश करेंगे उसको समाधान करने का, और गिव योर बेस्ट, अपना सही
तरीके से समय का सदुपयोग करो और फोकस करो, पुश करो। आपने यदि अपना टाइम लगाया है, तो रिजल्ट के लिए कोशिश करो। मैं समझता हूँ अभी भी जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिलैक्स भी रहते हैं, उनका हो जाता है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो बस मज़ाक में हो गया, नहीं, वो ऑलरेडी डिज़र्व करते हैं। वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अच्छा तरीके से प्रिपरेशन किया था, उनका स्टैंडर्ड लेवल था, तो वो इसमें कम भी मेहनत किए तो सेलेक्ट हो गए। लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट हैं, उनको पुश करना पड़ता है, बहुत पुश करना पड़ता है, कंटिन्यूटी रखना पड़ता है। इट्स बेटर कि आप कंटिन्यू रहो, आपके पास एक तरह से 100 प्लस डेज़ बच रहे हैं, उसमें पुश करो, इतना हो सकता है। ओके, थैंक यू।